हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक हमारे चैप्टर को करा था कंप्लीट, एंड इस वीडियो में हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लास्ट का एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्या होता है कि सॉइल के ऊपर कुछ भी ग्रो करना हमारा एग्रीकल्चर कहलाता है। ओके, देन हमने पढ़ा था कि 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। मेनली 3 ही होती है, बट इंडिया में 3 है। तो उसमें क्या होता है, 3 कौन कौन सी होती है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी में क्या होता है? किसी भी नेचुरल रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन करना हमारा प्राइमरी एक्टिविटी का काम होता है। ठीक है, मतलब कि एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन करना नेचुरल रिसोर्सेज का, वो किस में आता है? हमारी प्राइमरी रिसोर्सेज में आता है, सॉरी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। ठीक है, इसके क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? एग्रीकल्चर, फिशिंग और गैदरिंग। देन आती है सेकेंड एक्टिविटी, जो कि है हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी में हमने क्या पढ़ा था कि उस रिसोर्स के साथ, जिसके साथ हमने एक्सट्रैक्शन या फिर प्रोडक्शन करी है, उस रिसोर्स के साथ क्या होगा? प्रोसेसिंग होगी उसकी। तो कैसे होगी? जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, मान लो स्टील के साथ हमने कुछ किया है तो स्टील बन गया, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लॉथ, ये सब जो है ये इस एक्टिविटी के एग्जाम्पल्स हैं। देन आती है लास्ट एक्टिविटी, जो कि है टर्शरी एक्टिविटीज़। तो टर्शरी एक्टिविटीज़ जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी को सपोर्ट करती है। तो वो कैसे सपोर्ट करती है? वो सर्विसेज के थ्रू सपोर्ट करती है। फॉर एग्जांपल डाटा, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग जो है वो टर्शरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब देखो, आपने उगा भी लिया, आपने उसको मैन्युफैक्चर भी कर लिया, पर जब तक वो मार्केट में नहीं गया, उसको मैन्युफैक्चर या फिर उगाने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, है ना? इसीलिए तो एग्रीकल्चर जो है वो भी हमारी एक प्राइमरी एक्टिविटी में ही आती है। और जो वर्ल्ड के 50% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं। तो जो 2/3 पॉपुलेशन है इंडिया की, वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेड है। ठीक है, देन हमने पढ़ा था कुछ ऐसे, जैसे एग्री, सैरी, पेसिविटी, हॉटी। इन सब के आगे अगर हम कल्चर ऐड कर देते हैं तो ये भी एक न्यू वर्ड बन जाता है। एग्रीकल्चर हमने पढ़ा था कि एक साइंस और आर्ट का कल्टीवेशन होता है, जिसपे सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स और रियरिंग लाइफ स्टॉक आती है उसके अंदर, उसे हम फार्मिंग भी कहते हैं। देन हमने सेरिकल्चर में पढ़ा था कि सेरिकल्चर क्या है, कि सिल्क वॉर्म्स का सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही रियरिंग करना, थोड़ा थोड़ा ही उनको पालना। देन पिसिकल्चर में हमने पढ़ा था कि फ़िश को एक अलग से टैंक्स और पॉन्ड्स जो बनाए जाते हैं उनमें डालना। विटिकल्चर, ग्रेप्स की कल्टीवेशन करना। हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल्स को उगाना, फ्लावर्स को उगाना, फ्रूट्स को उगाना, सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल यूज़ के लिए। ठीक है, कमर्शियल यूज़ कौन सा यूज़ हो गया? सिर्फ आप इतना ही उगाओ कि आपकी फैमिली खा सके और आप खा सको। ठीक है, आप इतना नहीं उगाते उस कमर्शियल यूज़ में कि मंडी में भी आप बेच के आ सको। तो मेरे को ये मतलब मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि आपके माइंड में आ रहा होगा कि विटिकल्चर और हॉर्टिकल्चर में डिफरेंस क्या है, क्योंकि विटिकल्चर लिखा हुआ है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, एंड ग्रेप्स आर ऑल्सो फ्रूट। तो ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स, ये किस में आता है? हॉर्टिकल्चर में आता है। तो फ्रूट्स आता है, तो ये फ्रूट्स, सॉरी, विटिकल्चर में सिर्फ ग्रेप्स क्यों लिखा गया? क्योंकि विटिकल्चर में इतना ग्रो किया जाता है कि आप मंडी में भी बेचाओ, पर हॉर्टिकल्चर में सिर्फ इतना ग्रो किया जाता है कि सिर्फ आप अपनी फैमिली का गुजारा कर सको। ठीक है, देन हमने फार्म सिस्टम पढ़ा था। तो फार्म सिस्टम में हमने ये सब पढ़ा था, ये सब। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले प्लोइंग, सोइंग, स्प्रेइंग। ठीक है, पहले खेती की जाती है, देन क्रॉप्स होता है, फिर केमिकल्स, फिर सीड्स एंड देन मशीनरी। ठीक है, देन ह्यूमन इनपुट्स, ह्यूमन फिजिकल इनपुट्स,
तो ह्यूमन इनपुट्स कौन कौन से हुए? स्टोरेज, लेबर, मशीनरी और केमिकल्स। देन फिजिकल इनपुट्स कौन कौन से हुए? सनशाइन, टेम्परेचर, सॉइल, स्लोप, रेनफॉल। ठीक है, ये बताया हुआ था। देन हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के 2 टाइप होते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। देन सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आप इतना ग्रो करते हो कि आपकी फैमिली का गुजारा हो सके। और सब्सिस्टेंस फार्मिंग के भी 2 पार्ट होते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के भी 2 पार्ट होते हैं, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। देन फार्मिंग का जो सेकंड पार्ट था कमर्शियल फार्मिंग, हमने वो पढ़ा। देन मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशंस, मेजर क्रॉप्स में हमने राइस, वीट, मिलेट्स, मेज, कॉटन, जूट, कॉफ़ी और टी के बारे में पढ़ा था। देन आज के टॉपिक पे आ जाते हैं हम, दैट इज़ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक बात ज़रूर बोलूँगी, लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना, ठीक है। तो आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। तो जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। जब मैं रीड करके आपको समझा देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। Agriculture development refers to efforts made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population. तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है उसमें ये बता रखा है कि जो डिमांड होती है पब्लिक की, उसमें इतना ग्रो किया, मतलब डिमांड अगर कम होगी तो कम ग्रो करा जाएगा, और अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ग्रो किया जाएगा। यानी कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, मेनली डिमांड का इसमें कुछ नहीं होता। देखो, डिमांड का मेनली क्या, बेसिकली क्या हो गया कि हाँ ठीक है, अब हर बंदे को अनाज चाहिए, कोई भी बंदा बिना अनाज के नहीं रह सकता, एनिमल्स भी नहीं रह सकते, इवन हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। तो कोई भी बंदा अनाज के बिना नहीं रह सकता। तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो क्या होगा? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी बढ़ेगी, है ना। तो इसीलिए ये किस पर डिपेंड रहता है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन पर। देन ये बहुत सारे तरीक़ों में किया जा सकता है, जैसे कि इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया, जिन एरिया में अनाज नहीं पहुंच पाता वो एरियाज़ भी, उन एरियाज़ में भी पहुंचाया जा सकता है। क्रॉप्स की ग्रोथ ज़्यादा करने लग जाओ। इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, इरिगेशन की फैसिलिटी को इम्प्रूव कर दो। इरिगेशन कौन सा फैसिलिटी होगी? वाटर की फैसिलिटी। तो जो फर्टिलाइज़र्स है, जो हाई यील्डिंग वैरायटी है सीड्स की, उसका यूज़ करने लग जाओ, मतलब अच्छे सीड्स यूज़ करो। जो मशीन्स है, जो एग्रीकल्चर को, मतलब कि नेचुरल चीज़ें यूज़ करो, मशीन्स मत यूज़ करो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, है ना। जो अल्टीमेट एम होता है मेनली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, उसका फूड सिक्योरिटी भी बढ़ा दो। जैसे कि क्या होता है मैं बताती हूँ ना, क्रॉप को ग्रो किया जाता है एक फार्मर के द्वारा। वेट अ मिनट, यहाँ पर मैं एग्री वर्ड लिख रही हूँ सिर्फ, ठीक है। देन क्या होता है? मंडी तक पहुँचता है वो, मंडी से फैक्ट्री तक पहुँचता है वो। देन फैक्ट्री से कहाँ पहुँचता है वो? मार्केट में पहुँचता है, मार्केट में आपके घर तक पहुँचता है, ठीक है। तो इन सब प्रोसेस में क्या होता है कि जो फैक्ट्री होती है उसमें जो मंडी से सामान आया होता है, फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करके उसको पन्नी वगैरह में पैक करके देती है, ठीक है। तो उस सिक्योरिटी को भी बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। देन एग्रीकल्चर जो है वो बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस पर, डिफरेंट पार्ट्स पर वर्ल्ड के डेवलप हो चुका है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जिसमें लार्ज पॉपुलेशन ज़्यादा है, वही डेवलपिंग कंट्रीज़ होगी, है ना। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट। तो जो लार्ज पॉपुलेशंस है जिन कंट्रीज़ में, उन कंट्रीज़ में क्या हो रहा है कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जो हमने पहले पढ़ा था फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग के भी पार्ट, तो जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर है वो जो क्रॉप्स वहाँ पर जो ग्रो करी जाती है छोटे छोटे से पार्ट्स में, वो जो सिर्फ करी जाती है सब्सिस्टेंस के लिए,
ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन बढ़ रही है तो भाई पब्लिक बढ़ रही है, एक फार्मर भी कितना ग्रो करेगा, एक वो भी हद तक ग्रो कर सकता है, बट पब्लिक ग्रो होना और कम होना नहीं छोड़ सकती। सपोज इट, अगर हम कहते हैं कि अभी 50 की डेथ जो है वो आज हो गई, ठीक है, दिस इज़ नॉट रियल, बट सपोज इमेजिन डैट 50 की डेथ जो है वो एक हफ्ते में हो गई, ठीक है। तो अब 50 की डेथ हुई, अगर मान लो 100 बेबीज़ जो है वो और बोर्न हो गए तो एक हफ्ते में ही, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है ना कम होने के रिगार्डिंग में, है ना। तो पॉपुलेशन कम होना और पॉपुलेशन का इंक्रीज़ होना या फिर डिक्रीज़ होना नहीं छोड़ सकती, बट फार्मर भी एक हद तक ग्रो करेगा, ठीक है। तो जो लार्ज होल्डिंग्स होती है जो कि कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करी जाती है वो कहाँ कहाँ होती है, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में मेनली, ठीक है। तो ये जो 2 केसेस थे फार्म के स्टडी के, वो देखते हैं कि एक तो जो इंडिया से दूसरी कंट्री में जाता है जो कि यूएसए है, वो हम और भी एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, उन दोनों ही डेवलप्ड कंट्रियों के बारे में, यानी कि जो इंडिया है और जो सॉरी यस एंड यूएसए जो है वो क्या है, दोनों ही, एक मिनट, यूएसए, ठीक है। तो ये जो इंडिया और यूएसए है वो दोनों ही क्या है, दोनों ही डेवलप्ड कंट्री है, बिकॉज यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो भी डेली दिन भर इंक्रीज़ होती है, और पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे अ फार्म इन इंडिया, देन हम पढ़ेंगे अ फार्म इन द यूएसए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, डेवलप्ड कंट्री है, तो हम इन दोनों के बारे में ही पढ़ते हैं। आई थिंक आपको इंडिया के बारे में कुछ पता हो या ना पता हो, तो हम पढ़ लेते हैं सब कुछ। देयर इज़ अ स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाज़ियापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। एक छोटा सा विलेज है जिस विलेज का नाम है आदिलाबाद, ठीक है, आदिलाबाद जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन उसको देने आप दे लो, जो कि है गाज़ियापुर में, उत्तर प्रदेश की साइड में ही पड़ता है, ठीक है। मुन्ना लाल एक बहुत ही छोटे फार्मर है उस विलेज में, जो कि 1.5 हेक्टर्स के ऊपर करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो उनका जो घर है वो ही एक विलेज है, हिज हाउस इज़ इन द मेन विलेज, उनका घर जो है वो उसी विलेज में है, ओ सॉरी, ठीक है। तो उनकी जो परचेजेस होती है, जो भी वो वेराइटीज़ सीड्स डालते हैं मार्केट से लेकर, और पहले साल में, बाद में साल में, हर साल मतलब, तो वो जो लैंड होती है, हर परचेजेस हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स फ्रॉम द मार्केट एवरी ऑल्टरनेट ईयर। तो एक साल छोड़ के एक साल वो क्या करते हैं, मार्केट से अच्छे वाले सीड्स लेते हैं, और उनकी जो परचेजेस होती है वो भी इसकी वजह से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, और उनका जो खर्च है वो निकल जाता है, ठीक है। तो जो फर्टाइल होती है लैंड जो फर्टाइल है, उस पे वो 2 क्रॉप्स तो उगा ही देते हैं एक साल में, जो कि नॉर्मली क्या है, वीट और राइस और पल्सेस, ठीक है। 2 क्रॉप्स हो गए ना, एक तो हो गई वीट और राइस, और एक हो गई पल्सेस, ठीक है। ये दोनों ही क्रॉप्स वो क्या करते हैं, एक साल में उगा देते हैं। तो जो फार्मर्स होते हैं, उनके जो फ्रेंड्स, उनके जो एल्डर्स होते हैं, इवन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर जो ऑफिसर्स होते हैं, वो उस फार्मर से एडवाइस लेते हैं। सोच के देखो वो कितने अच्छे फार्मर होंगे, जो कि है मुन्ना लाल, ठीक है। मैं आपको अभी उनकी पिक्चर भी दिखाऊंगी वाला टॉपिक कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, सॉरी चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। तो जो फार्मर होते हैं वो एडवाइस लेते हैं उनसे, ताकि वो भी फार्मिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग वो भी ग्रो करे, या फिर वो भी क्रॉप्स के ग्रो शुरू करे, ऐसे, ठीक है। उन्होंने एक ट्रैक्टर लिया था रेंट पर, क्योंकि उनकी जो फील्ड थी उसको प्लो करने के लिए।
तो कुछ उनके जो फ्रेंड्स थे वो अभी भी ट्रेडिशनल मेथड ही यूज़ करते हैं, बुलेट्स ही यूज़ करते हैं प्लोइंग करने के लिए। ठीक है। तो वहाँ पर एक ट्यूबवेल है उसी के पास में ही, जो कि उन्होंने रेंट पर ले रखे ताकि वो अपनी फील्ड को पानी दे सके, इरिगेट कर सके। तो जो मुन्ना लाल है उनके पास 2 बफेलोज भी है और कुछ हैंस भी है। ये दूध भी बेचते हैं, मिल्क भी बेचते हैं और उन्हें अपने आसपास के टाउन पे स्टोर भी करके रख देते हैं। ठीक है। उनके जो मेंबर है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जो मेंबर है वो भी उनसे एडवाइस लेते हैं ताकि मतलब अलग अलग एनिमल्स की जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं, हेल्थ के जो लाइफ स्टॉक होते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये उनके नेबर्स जो है वो एडवाइस लेते हैं। ठीक है। सारे मेंबर्स उनकी फैमिली के उनको बहुत सारी फार्म एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं और कभी कभार वो क्रेडिट ले लेते हैं बैंक से उनके एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी को HYV सीड्स और इम्प्लीमेंट्स खरीदने के लिए वो क्रेडिट ले लेते हैं। ठीक है। देन फार्म इन यूएसए। ओके। तो इसमें बोला हुआ है कि जो एवरेज साइज़ है यूएसए का वो बड़ा है इंडिया के फार्म से। जो यूएसए के फार्म का साइज़ है, टिपिकल फार्म साइज़ का जो साइज़ है वो कितना है 250 हेक्टर्स के अराउंड है और इंडिया का कितना था 1.5 हेक्टर्स के अराउंड। तो जो फार्मर है वो ज़्यादातर उसी फार्म में वर्क करते हैं और कुछ मेजर क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं जैसे कि कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन और शुगर बीट। जॉय होरान एक फार्मर है मिड वेस्ट यूएसए में, जो कि लोवा स्टेट ओन्स अबाउट 300 हेक्टर्स ऑफ लैंड। वो मतलब इतना कमाते हैं कि वो 300 हेक्टर्स की एक लैंड उनके पास खरीदी हुई है उन्होंने। इन लोवा स्टेट कोई स्टेट है ये। ओके। उन्होंने कॉर्न को ग्रो करा था उनकी फील्ड में और उसके बाद जो सॉइल था और जो वाटर था वो उनको नीड क्रॉप की नीड थी, इसलिए उन दोनों को मिला दिया। इसलिए उनके मतलब ऐसे एक तरीके से एग्रीकल्चरिंग करने के बाद उनके पास इतना पैसा आ गया। तो जो एडिक्वेट मेजर्स होती है उन्होंने कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स को कंट्रोल करने के लिए ताकि क्रॉप जो है वो डैमेज ना हो। ठीक है। तो कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स कुछ ऐसे केमिकल्स रखे जाते हैं। टाइम से टाइम वो क्या करते हैं अपनी सॉइल को सेंड करते रहते हैं और जो सैंपल्स हैं नए सॉइल के वो लेबॉर्ट्री में टेस्ट करते रहते हैं ताकि जो उनका न्यूट्रिशेंट है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो, मतलब कि अच्छा हो या ना हो, मतलब अच्छा है या नहीं है। ठीक है। सफिशिएंट है या नहीं है। तो जो रिज़ल्ट आता है जॉय होरान का, और जॉय होरान एक वो है फार्मर, मैं आपको इनकी भी पिक्चर दिखा दूंगी अभी। तो उन्होंने एक साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम प्लान किया हुआ है। उनका जो कंप्यूटर है वो डायरेक्ट सैटेलाइट से लिंक है, जो कि उन्हें कुछ कुछ ऐसे पिक्चर्स जो है उनके फील्ड की सेंड उनको मिलती रहती है। तो ये जो हेल्प है केमिकल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करके और जो पेस्टिसाइड्स को यूज़ करके वो कहाँ वो रिक्वायर्ड हो सकती है। ठीक है। वो ट्रैक्टर, सीड ड्रिल्स, लेवलर, कॉम्बाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर को यूज़ करते हैं ताकि वो अलग अलग टाइप से एग्रीकल्चर ऑपरेशंस ट्राई कर सके। ठीक है। ठीक है। तो जो ग्रेन्स होती है जो कि वो स्टोर्ड करके रखते हैं, जैसे कि हमारा इंडियन फार्मर स्टोर करके रखते थे, तो वैसे ही वो भी स्टोर करके रखते हैं जैसे कि कुछ मार्केट एजेंसीज में, और देन उनको सेल करके आते हैं, बेच के आते हैं। ठीक है। तो जो फार्मर है यूएसए में वो एक बिजनेसमैन की तरह वर्क करता है, ना कि एक पीजेंट फार्मर की तरह। बट जो इंडिया में फार्मर है वो रियली एक पीजेंट फार्मर की तरह वर्क करता है। ठीक है भाई, आप खुद को सोच के देखो, इंडिया यूएसए यूएसए, मैं ये नहीं कह रही हमारा इंडिया भी, अरे इंडिया लिख दिया, हटा दो,
हाँ, हमारा इंडिया भी बहुत अच्छा है, हमारा भारत हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, बट यूएसए जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बजट के साथ चलता है। ठीक है। देन अभी हम पिक्चर्स देखेंगे किन किन की, जॉय हॉरन की, और ऊपर जो इंडिया का फार्मर था जो कि था मुन्ना लाल, इनकी। ठीक है, हमें किस किस की देखनी है, मुन्ना लाल और जॉय होवेन की, होवान। ठीक है, तो इनके मैं आपको पिक्चर्स शो करती हूँ, वेट अ मिनट।